ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की क्लास में हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर बाकी बचे हुए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन क्वेश्चन। और कल हमारी बात हुई थी कि जो आइसलैंड बायोज्योग्राफी है, मैकार्थन विल्सन जो मॉडल है, वो एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से मोस्टली पेपर्स में बार बार क्वेश्चन आते हैं और सेवरल टाइम तो इसी सेक्शन के लिए ही क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा है हमारे लिए कि 4 नंबर का हमारा मैटर यहाँ से आराम से सोल्व हो जाता है और काफ़ी इजी सा लेवल रहता है। तो कुछ एक क्वेश्चन है उनको देखते हैं हम, है ना। देखिए, ये भी मैकार्थन विल्सन मॉडल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, आपको एक फिगर दिया हुआ है जो मैकार्थन एंड विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल को के अकॉर्डिंग है ऑफ बायोटा ऑन ए सिंगल आइसलैंड। तो किसी आइसलैंड के ऊपर जो बायोटा है, बायोटा का मतलब टोटलिटी ऑफ द लाइफ, इसके अंदर फोना एंड फ्लोरा दोनों इंक्लूड हो जाता है कि जो प्लांट्स हैं सारे के सारे एंड जो एनिमल्स हैं वो दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो दैट विल कॉल्ड एज बायोटा, टोटलिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना। इन दिस फिगर टर्म ए बी एंड सी एंड डी वो क्या है, देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो आपको केवल ये बताना है कि ए बी सी डी क्या है, राइट। ठीक है। देखिए, कल हमने बात की थी कि जब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे कर्व्स होते हैं कि जिसमें हम ये नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी प्रेजेंट होंगी किसी आइलैंड के ऊपर, उसको जब हम बताते हैं तो द ग्राफ जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के जो ए वाला पैटर्न है, दिस इज फॉर इमिग्रेशन। दिस इज फॉर इमिग्रेशन कि पास का जो mainland है उससे कितनी स्पीसीज यहाँ पे पहुँच रही है, तो ये इमिग्रेशन के लिए है। और जो बी वाला है, हमें पता है कि स्टार्टिंग में एक्सटिंक्शन कुछ भी नहीं होता, बाद में एक्सटिंक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है, तो दिस इज फॉर एक्सटिंक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता होता है कि हमारा जो मॉडल है उसमें जो कर्व्स बनते हैं उसमें दोनों कर्व्स ए एंड बी जो यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज वन फॉर इमिग्रेशन, सेकंड फॉर एक्सटिंक्शन। ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें हमारे मॉडल में डिस्कस कर ली हैं कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम वहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर जाकर के देखें, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिलता है, दिस इज द सी, सी फॉर इक्विलिब्रियम नंबर। ये जो इक्विलिब्रियम नंबर है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन। तो इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन दोनों जब होते रहते हैं तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पे इमिग्रेशन इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द एक्सटिंक्शन रेट, तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम जो नंबर है, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज, वो आपको सी से मिलेगा, राइट। तो आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे डी क्या चीज़ होनी चाहिए? एनीवन आप में से जो बता पाए कि हमारे पास ये जो डी है ये क्या होना चाहिए? एनीवन? देखिए, आइसलैंड के लिए बात ऐसी थी कि आप ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं होते हैं, तो इमिग्रेशन बहुत तेज है, स्पीसीज आती जा रही हैं आती जा रही हैं आती जा रही हैं, फिर ये आना कम होता रहता है। और जब हम इस पॉइंट से आगे तक जा रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन हमने यहाँ पे ली है, दिस इज फॉर एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इमिग्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारे एरिया के अंदर आकर के ऐड हो रहा है, तो जो mainland से आइसलैंड के ऊपर आकर के जुड़ता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमिग्रेशन लाइन। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर इस इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर तो ये था कि इमिग्रेशन जितनों का हो रहा है, एक्सटिंक्शन भी उतनों ही का हो रहा है, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ गया था। लेकिन हम जिस इस लाइन से और आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि दीज स्पीसीज आर एडिंग एडिंग टू दिस बायोटा। टोटल जो स्पीसीज हैं कि इस आइसलैंड के ऊपर बाहर से टोटल कितनी स्पीसीज आई, वो लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एट दैट आइसलैंड, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज।
तो इक्विलिब्रियम इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए, एंड दिस इज टोटल नंबर, दिस लाइन फॉर एक्सटिंक्शन, एंड दिस इज फॉर इमिग्रेशन। तो अब आप इनको आराम से ढूंढ सकते हैं, राइट। तो वन इज ए फॉर इमिग्रेशन, यस ए फॉर इमिग्रेशन, बी फॉर एक्सटिंक्शन, बी फॉर एक्सटिंक्शन, ये तो यहाँ पर भी है इमिग्रेशन एक्सटिंक्शन, ये ए एक्सटिंक्शन का नहीं हो सकता, तो ये दो तो पहले से ही क्रॉस कर दीजिए आप, ठीक है। सी का नंबर जो है दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम, राइट, नॉट द साइज ऑफ स्पीसीज, साइज ऑफ स्पीसीज तो डी है, और इक्विलिब्रियम किसके लिए होता है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए ये भी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि जो बायोडाइवर्सिटी के हमने जो लेवल्स लिए थे अल्फा बीटा गामा, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू डाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो गलत बात आपको ढूंढनी, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो यहाँ सामने आप लिखें, ठीक है। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल कम्युनिटी। तो सिंगल कम्युनिटी का मतलब सिंगल लोकेलिटी के अंदर जो कम्युनिटी है दिस इज सिंगल हैबिटाट। तो किसी सिंगल हैबिटाट के ऊपर जो डाइवर्सिटी है दैट इज अल्फा, यस दिस इज करेक्ट वन, ये तो सही बात है। बीटा डाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी और हैबिटाट टू अनदर, यस एक से दूसरे के बीच में जो कंपोजिशन का जो चेंज है या जो डिफरेंस है उसको हम बीटा के रूप में लेते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अल्फा डाइवर्सिटी इज ए रीजनल डाइवर्सिटी फाउंड अमोंग रेंज ऑफ कम्युनिटीज इन ए जियोग्राफिकल रीजन। तो रेंज ऑफ कम्युनिटीज के लिए नहीं होता है, अल्फा किसी बड़े एरिया के लिए रीजनल के लिए नहीं होता है, तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। गामा डाइवर्सिटी रीजनल के लिए होता है कि एक बड़ा सा जो जियोग्राफिकल एरिया होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के लिए बहुत सारे जो हैबिटाट्स हैं पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, दैट इज़ फॉर गामा, तो दिस इज करेक्ट वन। तो आपसे यही पूछा गया था कि विच वन इज इनकरेक्ट, तो यस दिस इज इनकरेक्ट वन, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो छोटी छोटी बातें हैं वो भी कई बार CSIR पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा का जो मीनिंग है कि हम उसको कहाँ किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। करेक्ट, ओके ओके ओके, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज फॉर हॉट स्पॉट्स, कि एंडेमिक प्लांट स्पीसीज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कल आपने हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ा था और आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो सबसे ज़्यादा एंडेमिक कहाँ पे हैं, उससे कम कहाँ पे हैं, इस ऑर्डर में आपको ये अरेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन CSIR ने केवल एक ही बार पूछा है, हमें फिर भी इन चीज़ों को ऐड करना कि हमें पता होना चाहिए कि इनका जो एंडेमिज्म को लेकर के जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा आइडिया हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अंदर जो सुंडालैंड है, यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का नंबर है दिस इज 15,000, राइट। और इसके बाद में जो इससे कम है दैट इज फॉर इंडो बर्मा, जिसमें इंडिया और बर्मा का पार्ट है, दिस इज 7,000, राइट। देन आफ्टर हिमालयाज दिस वन इज 3160, and Western Ghats and Sri Lanka, this is for 3049, ओके। तो सबसे जो हाईएस्ट एंडेमिक नंबर है दैट इज फॉर सुंडालैंड, तो दिस इज 15,000, and then Indo-Burma this is 7,000। फिलीपींस का डाटा मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं सर्च हो जाएगा।
वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दिस इज 3049। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स तो आप यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये सुंडालैंड से ज़्यादा नहीं है, राइट। और यहाँ पे फिलीपींस का नहीं है, ये मैक्सिमम जो एंडेमिज्म है वो सुंडालैंड के लिए, और ये भी नहीं हो सकता। तो हालांकि हमने हॉट स्पॉट्स वगैरह के लिए कल डिस्कस किया था और एंडेमिज्म वगैरह की बातें भी हमने ली थी, लेकिन डाटा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था कि कौन से एरिया में ज़्यादा हैं उससे कम कहाँ पे हैं, ऐसा भी CSIR ने पूछा है, तो थोड़ा सा आप इसको ऐड करेंगे कि आप हल्का सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए। और इवन इनमें भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो हिमालयाज में ज़्यादा हैं, वेस्टर्न घाट्स में थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप फर्दर ऐड करेंगे। ओके, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी मैकार्थन विल्सन मॉडल का ही क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से कि द इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ आइसलैंड बायोग्राफी, जो कि मैकार्थन विल्सन का दिया हुआ है, एज्यूम्स दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइसलैंड, कि किसी टापू के ऊपर नंबर ऑफ स्पीसीज कितना होगा, रिप्रेजेंट ए बैलेंस बिटवीन। तो रिप्रेजेंट ए बैलेंस बिटवीन का मतलब ये है कि दिस इज द लाइन ऑफ इमिग्रेशन एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं दिस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या है, रिसोर्स कितना कंज्यूम हो रहा है उसकी रेट और प्रेडेशन नहीं, मैकार्थन विल्सन मॉडल का इन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है। बर्थ रेट, डेथ रेट, इनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। कॉलोनाइजेशन रेट, यस, इमिग्रेशन को आप कॉलोनाइजेशन बोल सकते हैं क्या, किसी एरिया में आकर के रहने लग जाना या इमिग्रेशन क्या एक ही चीज़ होती है, यस आप इसको बोल सकते हैं। एंड एक्सटिंक्शन रेट, यस दिस वन फॉर एक्सटिंक्शन रेट। तो इक्विलिब्रियम नंबर क्या होगा, द नंबर ऑफ स्पीसीज वो क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कि इमिग्रेशन बोल दीजिए या कॉलोनाइजेशन की रेट बोल दीजिए और एक्सटेंशन की रेट बोल दीजिए, इन पे डिपेंड करता है। हाँ, स्पीशिएशन रेट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन रेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 3। तो काफ़ी सिंपल बातें भी CSIR पूछता है। करेक्ट वन, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, ठीक है। ये सैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स का क्वेश्चन मैंने एक लिया है, चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जब भी क्वेश्चन आते हैं तो C पार्ट के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है सैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स, और हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है दिस इज द समेशन PI log PI। ओके, और आपको दो कम्युनिटीज दी हुई है, दिस इज कम्युनिटी C1 एंड दिस इज कम्युनिटी C2। तो दो कम्युनिटी हमें दी हुई है, कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2। इनमें देखिए स्पीसीज हैं A, B, C एंड D। स्पीसीज A, स्पीसीज B, स्पीसीज C एंड D, और इसमें भी ये 4 स्पीसीज ही हैं, A, B, C एंड D। ओके, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनका दे रखा है 80, 10, 5 एंड 5, एंड दिस इज 25, 25, 25। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन करके मुझे शेयर भी किया है और उन्होंने सही भी किया, तो दैट्स गुड। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हमारा वर्क होता है कि हमें इनका प्रपोर्शन क्या है वो निकालना होता है। तो दिस इज टोटल 100 एंड दिस इज टोटल 100। तो प्रपोर्शन इसका है दिस इज 0.8 ये 80%, दिस इज 0.1, दिस इज 0.05 एंड दिस इज 0.05। अगर इसका प्रपोर्शन निकालें तो दिस इज
0.25, दिस इज 0.25, क्योंकि ये तो सारे सेम ही। ओके, ठीक है। इसके बाद में आपको हिंट दी हुई होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी हमारी बात हुई थी कि जब लॉग की वैल्यूज आती हैं तो लॉग वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं, तो आपको एज इट इज केवल इनको यूटिलाइज करना होता है कि लॉग की वैल्यू आपके पास हैं, आप उनको केवल यूज कर लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लॉग 0.8 है, तो 0.8 की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है 0.05, 0.1, 0.25 एंड 0.8। तो 0.05 की जो वैल्यू है 0.05, 0.10, 0.25 एंड 0.80, इनकी जो लॉग वैल्यूज हैं दैट आर -3.0, -20.3, -1.4 एंड -0.2, ये वैल्यूज आपको एज ए हिंट दी हुई होती है। जब भी क्वेश्चन आएगा ये आपको मिलेंगे। ओके, और इनको देख करके लगता है कि दिस शुड बी रॉन्ग, कि ये मिसप्रिंट है पेपर में, ये -2.03 होना चाहिए। फिर भी एक बार हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या मामला है। ओके, तो अगला जो काम है कि एक तो हमारे पास से पी आई आ गए, और अब हम पी आई को लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी लॉग पी आई। तो पी आई का जो लॉग है 0.8 का देख लीजिए, दिस इज इंटू -0.2, और 0.1 का है -2.03, 0.5 का है -3.0, और 0.5 का -3.0। ठीक है, इनका तो एक ही है, इंटू माइनस का 1.4 इंटू माइनस का 1.4, ठीक है। ओके, अब अगला जो स्टेप है उसमें आपको ये कैलकुलेट कर लेना कि ये तो आपने इनके लॉग ले लिए, ये इनके पी आई आ गए, तो आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। यस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दिस इज 16, और 16 में आप 2 डिजिट्स यूज करेंगे तो 0.16, और दिस इज, ये सब माइनस में रहेंगी, ठीक है ना, और ये वैल्यू आपके पास यही रहेगी, और दिस विल बी 0.203, ये भी माइनस में हो जाएगा, और दिस विल बी 15, और दिस 0.15 माइनस में ले लीजिए, क्योंकि माइनस का सिग्न वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल हमने बात कर ली थी, केवल कैलकुलेशन में आपको दिखा देना है कि हमने इसको ले लिया, दिस इज 0.15 माइनस, ठीक है। देन आपको समेशन करना होता है, इनको जोड़ना होता है, तो आप जोड़ दीजिए 0.16, 0.203, 0.15 एंड 0.15, 6, 2 to 4, दिस इज 0.66, ठीक है। ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 25 इंटू 14, 200 and 25, 0, 5, 3, and this is 3.50, and this is 3.50, these are 10, no, 0.350, ये तो 0.350 होंगे ना, क्योंकि 2 और 1 3 डिजिट है, दिस इज 0, 0, 14, दिस इज
1.400। ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि कम्युनिटी 1 के लिए C1 के लिए ये वैल्यू होनी चाहिए 0.663 और कम्युनिटी 2 के लिए वैल्यू होनी चाहिए 1.40। राइट, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ थोड़ी सी जस्टिफाई हो जाती है। दिस वन इज ऑल टुगेदर करेक्ट, और यहाँ थोड़ा सा है कि आप इसको इसके बराबर ले सकते हैं और कोई वैल्यू जस्टिफाइड नहीं है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक दो चीज़ें और आप इसमें देख लीजिए कि कम्युनिटी 1 इज मोर इवन, कि जो इवननेस है वो इसमें ज़्यादा है, सॉरी बी में, क्योंकि यहाँ पे 25 है ना सारे, तो कम्युनिटी बी में इवननेस ज़्यादा है। दिस वन इज द इवननेस। राइट, तो आई थिंक कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आने पे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये बीच में ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती। जब आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू 0.3 है, 1.4 है, ये है, तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हो गया था आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप इसका सिम्पसन भी निकाल सकते हैं, तो आपको वो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। राइट, नहीं वैल्यू तो अलग आ जाएंगी जब आप, एक तो आप इस प्रकार से, वो तो चीज ही अलग है ना भाई, आप उसमें नहीं डाइवर्सिटी तो देख रहे हैं। देखो यही तो बात थी कि हैं तो दोनों इंडेक्स, एक तो है आपके पास डोमिनेंस इंडेक्स, और दूसरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स है वो है। राइट, डोमिनेंस में क्या होता है कि जो स्मॉल नंबर होता है ना वो इग्नोर हो जाता है। स्मॉल नंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वैल्यू में, जो कंट्रीब्यूशन है वो नलिफाई जैसा हो जाता है, उसका उसमें कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है जैसे आया ही नहीं। ठीक है ना, तो जो छोटे फ्रैक्शंस हैं वो वहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें नहीं जुड़ते हैं, और यहाँ वो जुड़ जाते हैं। तो दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा कैसे आ सकता है? यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐड होते हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये तो केवल इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है उससे काम करना, कि आप चाहे सैनन की बात करें, सिम्पसन की बात करें, तो दोनों के अकॉर्डिंगली काम कैसे करते हैं, उनको फॉर्मूलाज में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी होती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका एक जो हैबिट है और जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, इसके लिए कहा गया। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल अलग होती हैं, एक डोमिनेंस बेस्ड इंडेक्स है, एक इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स बेस्ड इंडेक्स है, पर आपको निकालना चाहिए ताकि आपको जो काम करना है वो आने लग जाए। ठीक है, ओके। ओके, ये भी स्पीसीज डाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इसी सेक्शन का क्वेश्चन रहा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ डिस्टरबेंस, कि कल हमने डिस्टरबेंस जैसी बातें की थी कि डिस्टरबेंस का क्या कनेक्शन होगा किसके साथ में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के साथ में। राइट, और ये रिलेशनशिप जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं उनमें जो रहता है उसको आपको इस आधार पे देखना है। ABCD 4 आपको रिलेशंस दिए हुए हैं। ओके, पहला तो क्या है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी
देखिए लाइन ऐसे है कि दैट स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसके बाद में अब आगे पढ़िए कि इज अनअफेक्टेड बाय डिस्टरबेंस, कि जब स्पीसीज डाइवर्सिटी डिस्टरबेंस से अनअफेक्टेड हो तो हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, कि डिस्टरबेंस कम हो तो भी डाइवर्सिटी पे कोई फर्क ना पड़े, डिस्टरबेंस ज़्यादा हो तो भी कोई फर्क ना पड़े। इसका मतलब डिस्टरबेंस को देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर स्पीसीज डाइवर्सिटी ली हुई है हर एक ग्राफ के अंदर। तो अनअफेक्टेड का मतलब ये है कि डिस्टरबेंस लो हो या हाई हो, किसी भी कंडीशन में स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कांस्टेंट आपको यहाँ मिल रही है, वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। आपने डिस्टरबेंस को लो से लेकर के हाई करके देख लिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी अनअफेक्टेड है, तो दिस इज फॉर ए। ओके, कि यहाँ पे तो सेकंड वाला आएगा। देन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की, कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट एट इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिस्टरबेंस, कि जब डिस्टरबेंस इंटरमीडिएट हो यानी कि हाई डेंसिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी हाई कब मिलेगी आपको, जब डिस्टरबेंस इंटरमीडिएट हो, यानी कि हाई डिस्टरबेंस के ऊपर भी लो है और लो डिस्टरबेंस के ऊपर भी स्पीसीज डाइवर्सिटी लो है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा फोर्थ वाले में, सॉरी यहाँ थर्ड वाले में, कि जब डिस्टरबेंस लो है तो भी आपकी डाइवर्सिटी लो है, जब डिस्टरबेंस हाई है तो भी लो है, और इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस के ऊपर स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो हाईएस्ट है। और यही पैटर्न होता है, नॉर्मली आपको यही पैटर्न अप्लाई भी करना होता है, कि हमारी कॉन्सेप्ट हमें यही कहती है कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जो डिस्टरबेंस होगा वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें मैक्सिमम मिलती है। तो दिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन द कार थर्ड। अगर हम बात करें कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, कि बहुत तेज़ी से कम होगी विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिस्टरबेंस, कि डिस्टरबेंस अगर बढ़ाया तो डिस्टरबेंस के साथ हमारी डाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से कम होगी, एक्सपोनेंशियली कम होगी। तो एक्सपोनेंशियली जो कम होगी दिस इज गिवन एट हियर, जैसे जैसे हमने डाइवर्सिटी बढ़ाई वैसे वैसे इसमें काफ़ी तेज़ी से वो कमी आ रही है, क्योंकि जो आपने कर्व पढ़ा था, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पढ़ा था, तो वो ऐसे आता है, राइट। तो पहले धीरे होता है बाद में तेज होता है, बिल्कुल ये गिरावट है। तो दिस वन इज द पैटर्न, कि लो के ऊपर बहुत कम है और हाई के ऊपर एकदम से तेजी से गिरावट आएगी। तो दिस विल बी सीन इन फेस्ट, कि फेस्ट वाला ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। The next की स्पीसीज डाइवर्सिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग ओनली एट हायर लेवल ऑफ डिस्टरबेंस, कि डिस्टरबेंस जब तक हाई नहीं होगा तब तक उसमें गिरावट नहीं आती है, और हाई के ऊपर उसमें गिरावट आती है। तो डिस्टरबेंस लो है तो गिरावट नहीं है, और जब डिस्टरबेंस हाई होता है तो इसमें गिरावट आ रही है। तो दिस इज द फोर्थ वन जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, कि ये कॉम्बिनेशन दिस इज फेस्ट जो है, फेस्ट फॉर सी, तो फेस्ट फॉर सी यहाँ दिया हुआ है। देन सेकंड फॉर ए, सेकंड फॉर ए, तो यस आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। थर्ड फॉर बी, यस थर्ड फॉर बी ही है, एंड फोर्थ फॉर डी, राइट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कोई मैटर नहीं था, ऐसा ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो केवल इतना सा था कि आपको डिस्टरबेंस के अकॉर्डिंग पैटर्न कौन से ग्राफ में उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो जाता है, तो वो आपको एक मैचिंग जैसा करना था। बाकी कॉन्सेप्ट में आपको केवल इतना ध्यान में रखना था कि दिस वन, कि बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, दिस वन, कि इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस के ऊपर जो डाइवर्सिटी है वो आपको मैक्सिमम मिलती है। क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड होते हैं। ये तो केवल इसलिए था कि आपको ग्राफिकली चीज़ें एक्सप्लॉइट करना आती हैं या नहीं आती। तो काफ़ी बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को ग्राफ्स को यूज़ करना नहीं आता है, ग्राफ में दिक्कत होती है, तो उसलिए कि ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए ना, उसके लिए था। आई थिंक इट इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आपको।
चलें आगे। ओके, दिस इज अगेन ए क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, बार बार इतनी छोटी छोटी बातें पूछ लेता है CSIR। ओके, दिस इज अगेन फॉर सी सेक्शन। तो 4 नंबर कितने आराम से मिल जाते हैं अपन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इलुस्ट्रेट्स द करंट कंसेंसस ऑन द रोल ऑफ डिस्टरबेंस, कि डिस्टरबेंस का जो रोल है किसके ऊपर, ऑन स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्टरबेंस लो होने पे स्पीसीज रिचनेस या डाइवर्सिटी कम होती है और हाई होने पे कम होती है, और मीडियम डिस्टरबेंस के ऊपर स्पीसीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट होती है। तो जो करंट कंसेंसस है कि आजकल जो धारणा है या प्रेजेंट में जो हम जो मानते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सही बात क्या है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट वन। जस्ट ओनली वन लाइन, स्पीसीज रिचनेस इज हाईएस्ट एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस, बस एक लाइन ऐसी है कि उससे आपके कई बार ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो इट इज वेल। ठीक है, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मैकार्थन विल्सन मॉडल का ही क्वेश्चन देखिए। ओके, दिस इज फॉर ऑल्सो सी सेक्शन, राइट। और देखिए यहाँ पे दिस इज इमिग्रेशन, इमिग्रेशन रेट यहाँ पे दी हुई है, दिस इज एक्सटिंक्शन, कैंसिल। आपने इसको सोल्व करने की कोशिश की थी ना, आपको दिक्कत आई थी। दिक्कत तो आना स्वाभाविक है क्योंकि ये है ही दिक्कत वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातें हैं जो समझनी है ताकि हमें आगे दिक्कत ना रहे। यस, देखो हमारी कॉन्सेप्ट में हम यही लेते हैं कि दिस इज फॉर इमिग्रेशन, हम ऐसा ही मान रहे होते हैं कि ये इमिग्रेशन की लाइन होती है, एंड दिस इज फॉर एक्सटिंक्शन, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जो आपको इक्विलिब्रियम बता रहा होता है। राइट, ठीक है। अब हम इसके लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं। द अबव ग्राफ इलुस्ट्रेट्स 2 लाइन्स, ठीक है ना, एक इमिग्रेशन की एक्सटिंक्शन की, रिप्रेजेंट द इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन रेट्स फॉर एन आइसलैंड बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस। ठीक है ना, यहाँ से आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम mainland, तो डिस्टेंस फ्रॉम mainland, दिस इज गिवन बाय सॉलिड लाइन। तो ये तो आपको सॉलिड लाइन से बताई गई है, राइट। एंड इट्स साइज, दिस इज द साइज ऑफ आइसलैंड, कि आइसलैंड छोटा है या बड़ा, ये आपको बताई गई है डॉट लाइन से। डॉटेड लाइन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही बात क्या है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई और अब हमें इसमें सही बात क्या है वो ढूंढनी है। ओके, पहले स्टेटमेंट को पढ़िए कि हमारा जो आइसलैंड है कि फॉर दिस आइसलैंड ना, कि आइसलैंड इज क्लोज टू द mainland एंड इज वेरी स्मॉल। देखिए हमने जब मैकार्थन विल्सन मॉडल को पढ़ा था तो हमने ये चीज़ समझी थी कि कोई आइसलैंड पास है या दूर है, छोटा है या बड़ा है, वो हमारे पास इस पैटर्न से उसको हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। इसमें ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसमें केवल ये पता लगता है कि जो भी आइसलैंड है, इससे केवल ये पता लगता है कि आप यहाँ से देख करके
जब आप इसकी बात करें तो प्रॉपरली इसमें केवल कितनी इन्फॉर्मेशन है, इसमें केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि ये टापू आपका मेनलैंड से पास है, दूर है, नो इन्फॉर्मेशन। यहाँ डिस्टेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अलग अलग दूरी वाले फार नियर वो लाइंस होती इमिग्रेशन एक्सटेंशन की, स्मॉल लार्ज आइलैंड वो इन्फॉर्मेशन होती, वो पैटर्न अलग था ना, वो कर्व्स अलग होते थे हमारे पास। और जो साइज है उस साइज का भी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, राइट। तो हमारा टापू क्लोज है और छोटा है ऐसा हम नहीं बता सकते इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम कहाँ से बताएंगे। यहाँ देखिए, इट इज़ फार फ्रॉम मेनलैंड, हमें नहीं पता, ये जो भी है हम तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी स्पीसीज हैं, बस हम केवल इतना बता सकते हैं। छोटा है, बड़ा है, पास है, दूर है, ऐसा हम कुछ नहीं बता सकते। इट इज़ क्लोज टू मेनलैंड नहीं बता सकते हम, इट इज़ फार टू द मेनलैंड नहीं बता सकते हम। तो हम इसके चारों स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई ही नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। तो यस, क्वेश्चन इज डिजाइंड रॉन्गली। क्वेश्चन बनाया तो गया है मॉडल के ऊपर, बेस्ट क्वेश्चन आने भी चाहिए और बनाया भी गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो आती है कि आपके पास ये दूसरे ये लाइंस होती, राइट, और ये अलग लाइंस होती, फिर किसी एक के लिए पूछता, तो आप बताते कि ये पास में है, इस पे ये है, तो हम बता सकते थे। इस इंफॉर्मेशन से हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि यह इंफॉर्मेशन है ही नहीं। यस, तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है कि अगर स्टूडेंट को डाउट है, एक तो जो जिसको क्लियर है उसे तो पता है कि इट इज रॉन्ग क्वेश्चन, और जिसको क्लियर नहीं है, डाउट है, उससे नहीं पता कि ये रॉन्ग है या राइट है, राइट। तो ऐसी स्थिति में कौन सा स्टूडेंट क्या करे? जिसको ये क्लियर पता है कि ये इसमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको किया भी नहीं जा सकता, 101% जो ये श्योर है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो उसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका आंसर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया तो CSIR ऐसे रॉन्ग क्वेश्चंस का बोनस देता है, और बोनस केवल उन्हीं को देता है जिन्होंने अटेम्प्ट किया। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है और आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको बोनस भी नहीं मिलना, राइट। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे नहीं पता है कि ये रॉन्ग है राइट है, उसने मान लीजिए कि रॉन्ग ही अटेम्प्ट कर दिया, इसको कोई सा भी आंसर दे दिया, आंसर तो कोई सा भी सही नहीं है, कोई सा भी दे दिया, तो उसको भी बोनस मिलता है। तो यहाँ इसका तो लक फैक्टर है, इसका तो लक है कि इसने गलत किया और गलत ही उसके लिए सही हो गया। यहाँ आपको जानबूझ के इसका नंबर लेना है। अगर आपको पता चल गया कि क्लियरली करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर है ही नहीं, तो आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसका कोई ना कोई ऑप्शन टिक करना है। जैसे आपने इसको टिक कर दिया, किसी को भी टिक करते हैं, आप टिक जरूर करें, क्योंकि टिक करेंगे तभी वो अटेम्प्ट माना जाएगा, तभी आपको बोनस मिलेगा, राइट। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। किसी भी सेक्टर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी यूनिट का हो सकता है। अगर आपको आइडिया लग जाए, तो आप करेंगे इसको। बोलो बोलो। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास इंटरसेक्ट पॉइंट एक ही है। अगर ऐसे इंटरसेक्ट पॉइंट आपके पास 4 होते और 4 में से किसकी वो बात कर रहा है, तो आप बताते ना कि वो दूर है
छोटा है, पास है, बड़ा है तो बताते। अब तो आप क्या बताएंगे? इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली गिवन, क्योंकि मॉडल के अकॉर्डिंग ये चार आपके इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं, चार में से किसी एक के बारे में पूछता तो बताते कि हाँ भाई ये पास का है, ये दूर का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तब आता। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे इतनी स्पेसिस है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आप बता भी नहीं सकते कि ये छोटा है, बड़ा है, पास है, दूर है। इसलिए इट इज कंफर्म कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, डाटा इसमें है ही नहीं। अब इसमें क्या है कि अगर आप घबरा रहे हैं तब तो आपको लगेगा कि CSIR ये सही है, हम थोड़ी सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसके नंबर तो फ्री में मिल रहे हैं, वो तो लेने ही लेने। ठीक है, ये भी मैकार्थन विल्सन बेस्ट मॉडल ही है। दिस इज अगेन फॉर C पार्ट। तो वैसे तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, केवल 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, कि आपको पता हो तो केवल 5 मिनट भी नहीं है, रिवाइज करने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगती कि ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ओनली 1 and 2 लाइन्स। लेकिन कंट्रीब्यूशन देखिए कि आपके मार्किंग में कंट्रीब्यूशन कितना बढ़िया देते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं और वो चीज़ें हमारी क्लियर होनी मस्ट है, ताकि हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता रहे। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा करके और क्वेश्चन बनाया गया, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स कि जैसे अलग अलग जो फॉरेस्ट के टुकड़े हैं, फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना, ऐसे इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। तो बाकी बचा हुआ जो एरिया है ये एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है, और उसमें जगह जगह पे ये फॉरेस्ट है। राइट, तो आप इन फॉरेस्ट को आइसलैंड जैसा मान लीजिए ना, क्योंकि मैकार्थन मॉडल के अकॉर्डिंग आपको आइसलैंड मानने होते हैं। तो व्यूड कैन बी व्यूड, आप इनको ऐसे देख सकते हैं, कैन बी व्यूड एज आइसलैंड्स ऑफ हैबिटाट। तो दीज आर आइसलैंड्स ऑफ हैबिटाट। फॉरेस्ट एक अलग प्रकार का हैबिटाट है। इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटाट, तो ये जो है दिस इज नॉन हैबिटाट। राइट, तो यस, आप सिंप्लीफाई ऐसे कर लीजिए कि दीज आर आइसलैंड्स एंड दिस इज ओशन, ऐसे आप ले लीजिए। ओके, देन आपको क्या पूछ रहा है कि मैकार्थन एंड विल्सन आइसलैंड बायोग्राफी मॉडल कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द पैटर्न्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस का जो पैटर्न है, स्पीशीज रिचनेस कम होगी या ज़्यादा होगी, उसका जो पैटर्न है इन दीज फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो। तो कौन सा सही है वो आपको ढूंढना है, करेक्ट वन। ठीक है, अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे दिया क्या है। दिस इज स्पीशीज रिचनेस इन द फ्रैगमेंट, कि जो फ्रैगमेंट है इसमें स्पीशीज रिचनेस कितनी है वो आपको दी हुई है वाई एक्सिस के ऊपर, और फ्रैगमेंट एरिया जो साइज है, फ्रैगमेंट एरिया जो है, जो साइज है वो आपको एक्स एक्सिस पे दी हुई है। तो दिस इज द टू थिंग्स, कि यहाँ आपको रिचनेस बता दी और यहाँ आपको साइज बता दी। तो आइसलैंड बायोग्राफी के अकॉर्डिंग हम अब आराम से लगा सकते हैं कि अगर टापू छोटा है तो रिचनेस कम होती है, और टापू बड़ा होगा तो रिचनेस बड़ी होगी। राइट, तो दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर सी, कि जो दो ही चीज़ें हैं, टापू की साइज और वहाँ की डाइवर्सिटी, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टापू छोटा होगा तो कम होंगे, जैसे जैसे आप टापू की साइज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टापू की साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो डाइवर्सिटी है वो बड़ी होनी चाहिए।
यस, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस वाले में दी हुई है, दिस वन। ओके, तो कई बार इतना केवल लैंग्वेज को ट्विस्ट करके कि ऐसे घुमा के कि उसमें आपको केवल एक हल्का सा अप्लाई करना है, उसके बाद भी आप ट्यूशन कर सकते हैं। कौन से वाला? नहीं, ऑप्शन ए में देखिए कि ये जो पैटर्न है कि शुरू में ये तेजी से बढ़ रहा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, छोटे टापू में ज़्यादा है, उसके बाद में बड़े टापू में ये कम हो जाए, ऐसा नहीं है। ये लाइन आपको ऐसी मिलेगी क्योंकि आप रेट नहीं बता रहे, आप यहाँ पे रिचनेस बता रहे हैं। रेट की बात होती है तब तो हमारे पास जो कर्व है वो कल हमने लिया था कि ऐसा ही आता है कि पहले तेज होती है बाद में कम हो जाती है, राइट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, देखो थोड़ा सा ये साफ नहीं है ना पिक्चर, कोई बात नहीं। देखो ये तो फ्रेगमेंट एरिया है, यहाँ पे तो फ्रेगमेंट एरिया लिखा हुआ है, तो फ्रेगमेंट एरिया और रिचनेस के बीच में ये रिलेशन नहीं हो सकता, और फ्रेगमेंट एरिया ये तो संभव ही नहीं है कि एरिया बड़ा होगा तो रिचनेस कम, ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत है, ठीक है। ये है डिस्टेंस फ्रॉम mainland, शायद ऐसा कुछ ही लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम mainland, एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम mainland, या डिस्टेंस फ्रॉम जो भी है mainland, या बड़ा जो पैच होगा वो कुछ भी लिखा होगा, आप mainland के अकॉर्डिंग ले लीजिए ना। तो अगर हम mainland के अकॉर्डिंग डिस्टर्बेंस सॉरी वो लेंगे कि mainland से ये पास है या दूर है, तो दिस इज डिस्टेंस, तो यानी कि क्लोज, और ये फार, और ये क्लोज और ये फार, राइट। तो ये रिचनेस है यहाँ पे, तो mainland के पास होने पे रिचनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और mainland से अगर दूर हो तो रिचनेस कम होनी चाहिए, तो रिलेशन आपका ये नहीं होगा। ये तो फ्रेगमेंट एरिया के अकॉर्डिंग तो सही हो जाता, लेकिन अब ये नहीं होगा, तो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। कि अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रेगमेंट की एरिया था और यहाँ डिस्टेंस दे रखी है, तो दो कर्व तो फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, और दो कर्व हैं वो डिस्टेंस के वाइज से बनाए हुए हैं, तो ये तो दोनों गलत थे। तो गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये गलत क्यों है इसका पता होना चाहिए, और अगर क्लोज है तो डाइवर्सिटी बड़ी है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे टापू की डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी, तो दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, डी वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज राइट आंसर। ओके, ले लेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ होता तो हम इसको भी सही मान लेते, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है आपके पास। क्लियर? ओके ओके। ये देखिए, हमने कल कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग भी हमने पढ़ी थी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये लास्ट पेपर का क्वेश्चन रहा हुआ है। कि नेचुरल डिस्टर्बेंसेज हैं कुछ, one is coral bleaching, sea level rising, species distribution में change आ रहा है, shift in species distribution, समुद्र का जो लेवल है वो lowering है, कि वो समुद्र का पानी नीचे जा रहा है, lowering, और जो ग्लेशियल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ ABCDE, ये 5 जो डिस्टर्बेंस हैं वो आपको लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस या नेचुरल चेंजेस ऐसा आप ले सकते हैं, वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस और चेंजेस कैन बी एट्रीब्यूटेड, यानी कि जोड़े जा सकते हैं, टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इन पांचों में से ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट कौन कौन है? यस, कोरल ब्लीचिंग, समुद्र का जो टेम्परेचर राइज होगा उससे कोरल को प्रभाव पड़ता है, हमारे जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के जो कोरल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित भी हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो थ्रेट की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो दिस इज राइट।
सी लेवल राइज होता है ग्लोबल वार्मिंग से, ये भी सही बात है। और ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर है वो प्रभावित होगा तो ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो दिस इज अगेन राइट। लेकिन समुद्र का जो लेवल है वो नीचे नहीं जाता, वो राइज होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। और ग्लेशियल पिघलते हैं ना कि ग्लेशियल बनते हैं, तो ग्लेशियल इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, तो दीज आर रॉन्ग। So lowering is wrong and increase in glacial sheet, these are wrong. Okay, so only A, B, C बस ये तीन चीज सही है। तो दिस इज वेरी सिंपल लेवल की बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन भी कई बार CSIR पूछता है, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, ओके। इसके बाद में एक ही पर्टिकुलर पॉइंट आप ले सकते हैं कि एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस हैं वो रहे हुए हैं। इस पार्ट को हमने हमारी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है, एक्चुअल में ये एक आपका टॉपिक है, दीज आर कॉल्ड लाइफ टेबल्स। ओके, तो जो कोई पॉपुलेशन होती है ये उसके लिए दी जाती है या उसके लिए बनाई जाती है, क्योंकि किसी स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल कहीं पे रह रहे हैं, उनके लिए उनकी एक लाइफ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसका एक टेबलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ टेबल। और अच्छी बात ये है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी पार्ट के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो मैटर है वो मार्किंग से बहुत बड़ा कंसर्न रखता है, क्योंकि बिना मार्किंग हमारे सारे एफर्ट जीरो हो जाते हैं। तो जब क्वेश्चन सी पार्ट के लिए आता हो और क्वेश्चन बहुत सरल सी बात हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि मार्किंग हमारी यहाँ से आएगी, ठीक है। अब देखिए इनमें आपको क्या करना होता है या इन टेबल्स में आपका जो वर्क है वो कितना होता है, आपको क्या काम करना होता है, आपको कैसे करना होता है और आपका रिजल्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। ये दो तीन बातें आपको समझनी है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके, देखिए आपको क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल लाइफ टेबल, ठीक है ना। ऐसा डाटा होता नहीं है, ये केवल डिजाइन किए हुए डाटा होते हैं। हाइपोथेटिकल आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करना है। टेबल ऑफ ए स्पीसीज टू कैलकुलेट, फिर आपको कैलकुलेट करना है द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, दिस इज द R0। तो आपको R0 क्या है ये निकाल के बतानी है, ठीक है ना, R0 निकाल के बतानी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि जब आप इसका R0 निकालेंगे तो उसमें आपको पहले तो पहला जो वर्क है, फर्स्ट जो वर्क है वो तो ये है कि कंप्लीट कीजिए टेबल को। और उसके बाद में अगला लेवल जो आएगा वहां पे आपको कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट, ठीक है। तो दो काम करने होते हैं, टेबल को कंप्लीट करना जस्ट लाइक रीजनिंग, जैसे बाकी कंपटीशन एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से रीजनिंग जैसा काम है। और कैलकुलेट सिंपल मैथमेटिक्स होती है कि सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो केवल इतनी सी बात है कि बस ये इकोलॉजी से बिलोंग करता है इसलिए हमारे CSIR के पेपर में आता है, वरना ये तो रीजनिंग और सिंपल कैलकुलेशन जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। 1 सेकंड। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा जो ये काम है वो कैसे कंप्लीट होगा,
तो नंबर 1 जैसे टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो इसमें आपको एक तो एज क्लास दी हुई है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ अलाइव, कि इस एज वालों में कितने जिंदा हैं। अलाइव का मतलब जिंदा होता है, दिस इज एन एक्स। इस एज ग्रुप वाले कितने ख़त्म हो रहे हैं, डाइंग, दिस इज डी एक्स। तो अलाइव कितने हैं, डाई कितने हो रहे हैं, ये। एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप क्या है वहाँ की, कि इस एज ग्रुप वालों की सर्वाइवशिप कितनी है, ये एल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी है, दिस इज एम एक्स। ठीक है, तो एज क्लास क्या है, देखिए यहाँ पे जो एज क्लास दी हुई है, दिस इज एज क्लास 0 से 1। जैसे मान लो कि आपने वीक में ले लिया कि 0 से 1 वीक वाले, 1 से 2 वीक वाले कितने हैं, 2 से 3 वीक वाले कितने हैं, इसके कितने हैं, राइट। ऐसे या ईयर्स ले सकते हैं, तो जो भी स्पीसीज हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्लासेज हैं कि छोटे उनसे बड़े ऐसे, राइट। ओके, देखिए स्टार्टिंग में बात करें तो आपको यहाँ पे 100 इंडिविजुअल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ अलाइव मीन्स दिस इज द वेरी फर्स्ट एज, स्टार्ट एज, फर्स्ट एज है कि शुरुआत में सबसे छोटी जो उम्र होती है, दिस इज द एज क्लास है ना। तो स्टार्टिंग में 0 से 1 यानी कि जो अभी पैदा हुए हैं वो सारे जिंदा हैं, तो दीज आर नंबर 100। ठीक है, आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ डाइंग क्या है, आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ डाइंग क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि अगली एज ग्रुप में 70 है। तो सीधी सी बात है कि जब हमें ये पता लग गया कि इस एज वाले 100 थे और इससे अगली जो एज है, इससे जो बड़ी एज है, दिस इज द 1 to 2, इसमें आपके पास 70 हैं, तो 100 में से 70 कब हो सकते हैं, जब 30 यहाँ पे डाई हो गए, राइट। और ऐसे यहाँ पे 70 हैं, अब आपको नहीं पता, ये कितना इंटरेस्टिंग होता है। अब आपको नहीं पता कि कितने डाइंग हैं, राइट, और आपको नहीं पता कि कितने यहाँ पे सरवाइव हैं लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डाइंग 50 है, राइट। और उसके अगले एज ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ अलाइव 20 है। तो यहाँ से आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, तो रिवर्स चल लेते हैं कि अगली एज में, जैसे आप यहाँ से यहाँ जाएं, तो अगली एज में 20 आपके पास अलाइव हो और 50 अगर ख़त्म हो जाएं, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ये 70 में से 50 डाइंग होंगे तो आपके पास 20 बचेंगे, राइट। अब 70 यहाँ पे थे और यहाँ पे भी 70 थे, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डाइंग कितना होगा, 0, कि दैट शुड बी 0। यहाँ का 70 आपको यहाँ तभी मिल सकता है जब यहाँ पे आप 0 लेंगे, राइट। देन आफ्टर आप बता सकते हैं कि 20 में से अगर 5 डाइंग हैं तो यहाँ पे जो अगला फिगर आएगा दिस इज 15, राइट। तो ये तो आपका पहला काम हो गया कि आपने इस टेबल को नंबर ऑफ डाइंग अलाइव इनको देखते हुए कंप्लीट कर लिया, राइट, कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमारा अगला काम स्टार्ट होता है। अगला काम है एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप को कैलकुलेट करना। एज स्पेसिफिक मतलब इस एज वाले उनकी सर्वाइवशिप कितनी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एक्स। ओके, मतलब क्या होता है इसका, कि एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप हम किसे बोलते हैं, कि दिस इज द एज ग्रुप 0 to 1। इसमें देखिए 100 थे और 30 यहाँ पे डाई हो गए, तो 100 थे और स्टार्टिंग में 100 ही अलाइव थे, तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 100 एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप 1। इसमें आपको ये डाइंग नहीं देखना है, आपको केवल ये फर्स्ट कॉलम देखना है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 70 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 100 थे, 100 के अब 70 है, तो दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज 0.7। कि इस एज ग्रुप वालों की सर्वाइवशिप की बात करें तो 70% ही है, कि जो टोटल था 100% उसके 70%।
और यहाँ पे कितने हैं, दिस इज अगेन 70/100, दिस इज 0.7, दिस इज ओनली 20, so yes 20/100, दिस इज 0.2 एंड दिस इज 15, यानी कि 15/100, दिस इज 0.15। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आपको ये नंबर ही यूज करना है। ये नंबर कहाँ है, ये नंबर यहाँ होता है कि वेरी फास्टली जो नंबर आपके पास था उसके रिफरेंस में, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि अगली एज ग्रुप वालों की सर्वाइवशिप क्या है, अगली की क्या है, अगली की क्या है, दैट्स ऑल, राइट। तो अगेन जो नंबर था यहाँ पे NX यहाँ फर्स्ट एज ग्रुप वालों के NX से डिवाइड होता रहेगा, तो यहाँ का 100 हो गया, यहाँ का 70, 70, 20, 20 और ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, राइट। तो आप एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप निकाल चुके, राइट। इसका मतलब ये है कि इस एज वाले 100% जिंदा हैं, ये 70%, ये 30%, ये 20%, ये 15%, ठीक है। देन आपको अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, दैट इज एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी। देखो आपकी कॉन्सेप्ट तो ये कहती है कि लाइफ में 3 पार्ट थे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आपको वो चीज़ें नहीं लगानी है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगानी है। ये तो आपको ये कह रहा है कि यहाँ इस एज वालों की भी इतनी फर्टिलिटी है, इनकी भी इतनी फर्टिलिटी है, इनकी भी इतनी फर्टिलिटी है, ऐसे हर एक एज ग्रुप की अपनी अपनी फर्टिलिटी है। इसका मतलब वो सारे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको ये कहती है कि भाई एक पर्टिकुलर एज वाले रिप्रोड्यूस करते हैं, बाकी रिप्रोड्यूस नहीं करते ना, केवल ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो इनकी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी आपको दी हुई है, दिस इज MX। अब आप इनका रिप्रोडक्टिव आउटपुट जो है R0 वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, दिस इज एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप, यानी कि LX मल्टीप्लाइड बाई MX, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। तो यस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 into 0.5, तो दिस विल बी 0.5। इनको करेंगे, दिस इज 0.7 into 0.5, तो दिस इज 0.35, and this is 0.7 into 1, so this is 0.7, this is 1.5 into 0.2, so this is 0.30, right, and this is 1.15 into 0 is equal to 0, right। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो दिस इज 0.50, this is 0.35, this is 0.70, 0.30 और आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि तो 0 ही है, राइट। दिस इज 5, 5, 8 और ये 10, 18 हो गए और दिस इज 1.85। तो ये आपका ये जो वैल्यू आएगा, दिस इज 1.85। आपने इन सबको सबनेट कर दिया, दिस इज 1.85। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान सा काम है, कुछ नहीं करना। पहला काम टेबल को कंप्लीट कीजिए, राइट। दूसरा काम कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट में बस ये आपको एक्स्ट्रा इसमें लगाना पड़ा, बाकी सब इसमें दिया हुआ होता है। कर सकते हैं। सर अगर इसमें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी नहीं होगी तो सर लास्ट वाले में लॉजिक क्या होता है, इसमें 0 आ रहा है और एज भी है और टाइम भी है इसमें। नहीं, देखो एज स्पेसिफिक सर्वाइवशिप ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कहेगा कि इस एज वाले रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो तो कुछ होगी नहीं भाई। यहाँ पे तो वो
जिंदा कितने हैं वो पता लग रहा है, और वो फर्टिलिटी है या नहीं उसका पता लग रहा है। तो कौन सी एज वाले कितने जिंदा हैं वो आपने एलेक्स से निकाल लिए, ये कैलकुलेट करके आपने निकाला है। और सिमिलरली उनकी फर्टिलिटी क्या है ये आपको दी हुई होती है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा डाटा, क्योंकि आप थोड़ी बता सकते हैं कि कौन सी एज वालों की कितनी फर्टिलिटी होती है। तो अगर आपके पास ये है ही नहीं तो फिर आप इसमें ये अप्लाई करेंगे तो फिर आप इसको निकालेंगे कैसे। तो एज स्पेसिफिक, नंबर से कोई उसका वो नहीं। नो 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 नो, अलाइव एंड डाइंग से ओनली केवल ये काम हो सकता है कि आप टेबल को कंप्लीट करेंगे बस। ठीक है, केवल एक या दो बार आप इन पे प्रैक्टिस करके देखना, और आपको पता लगेगा कि ये इतना सिंपल है कि आपको केवल एक रीजनिंग जैसा काम करके टेबल पूरी करनी है, देन आपको कैलकुलेट करके बता देना है, राइट। ठीक है, और कोई आपकी क्यूरी हो इसके रिगार्डिंग? क्लियर? ओके ना। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस कर लिया। तो बेटर ये है कि आप इस वीडियो को रिवाइज कर लेना, और आपके जो मैटर है उसको भी आप रिवाइज कर चुके होंगे, और प्रैक्टिस भी दोबारा से कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके पास है उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ताकि आपको उसका बेस्ट आउटपुट मिल जाए। ठीक है, ओके ना। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।